नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली मेरे पास आई है रीवा मध्य प्रदेश से। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं और व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित करने वाला बना देते हैं। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपने नियमित दिनचर्या का ध्यान रखना होता है। इतना ही नहीं, ये चंद्रमा आपको आपके मन को परेशान करने के बड़े ही प्रबल ग्रह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। शास्त्रकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली के चंद्रमा में किसी भी प्रकार की कमजोरी पाई जाती है, उस व्यक्ति का मन मस्तिष्क, उसके दिमाग में उठने वाले प्रश्न और उसकी भावनाओं पे उसका नियंत्रण नहीं रहता है। ग्रंथकार तो ये भी कह देते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा पीड़ित हो, परेशान हो, व्यथित हो, पापक ग्रह हो या पक्ष बल से कमज़ोर हो, मतलब कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि तक का अगर चंद्रमा जन्म में हो तो ये चंद्रमा क्षण चंद्रमा कहे जाते हैं। और ऐसे चंद्रमा वाले जातक ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दयालुता नहीं, कमजोरी, स्वास्थ्य में परेशानी, अनियमित दिनचर्या, अनियमित व्यय और अनियमित आय के साथ उसको लगातार किसी एक क्षेत्र में काम करने में दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त और भी अगर बात कह दूं तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से पापक ग्रह से दृष्ट हो, जैसे कि यहाँ चंद्रमा केतु से दृष्ट हैं, उस पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो इस चंद्रमा में कई बार हमें नियमित और रेगुलर धन कमाने में दिक्कत होती है। यहाँ के चंद्रमा हमें खुद पे काम करने के लिए कहते हैं। आगे बढ़ के अगर बात करूं तो जिस व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा तो ऐसा है दक्षिणायन में सूर्य हो, तो सूर्य स्वतः ही उत्तरायण में ज़्यादा बली होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दक्षिणायन में बली नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली के चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य जो हैं वो दक्षिणायन में भी बड़े अच्छा परिणाम कर गए हैं। मतलब दक्षिणायन में पापक ग्रह बली ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे शनि, जैसे मंगल, जैसे राहु, जैसे केतु। यहाँ पे आपके मन में द्वंद्व बहुत पैदा होता है और बहुत सारे प्रश्न व्यक्ति के दिमाग में प्रायः बनते रहते हैं। दक्षिणायन के सूर्य व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसको मेंटेन करने की शक्ति कम दे देते हैं। यहाँ व्यक्ति के मित्र और शत्रु, यहाँ व्यक्ति के जो लोग हैं, व्यक्ति के जो सगे संबंधी हैं, इष्ट मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जो कलीग वगैरह हैं, इन लोगों के साथ आपके संबंध एक जैसे प्रायः नहीं रहते। ये बदलता रहता है, काम बार बार बदलता रहता है, मन स्थिति बदलती रहती है, आत्मविश्वास उतार चढ़ाव से युक्त रहता है, लक्ष्मी एक जैसी धन नहीं देती है ना। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में मैं लग्न को देखता हूं तो वो 29 डिग्री का बैठा है, और ये लग्न वृद्ध लग्न कहते हैं या मृतप्रायः लग्न कहते हैं। मृतप्रायः का जो लग्न होता है वो व्यक्ति के व्यवस्थाओं में बेचैनी देता है, स्वभाव में गर्माहट या शीतलता, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं, फ्लो कमज़ोर रहे, व्यवहार कमज़ोर होता है, व्यवहार कुशल होने में परेशानी होती है। या यहाँ का जो लग्न है 29 डिग्री का जो लग्न आपकी कुंडली में अगर बैठा तो यहाँ के लग्नेश और लग्न कमज़ोर माने जाने लगते हैं। या ये कह सकते हैं कि यहाँ अब आप जातक को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अब उसका अनुभव उसके संग खड़ा नहीं होता है। या ये कह सकते हैं इसका एक विपरीत परिणाम ये मिलता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की विलक्षणता, व्यक्ति का प्रभाव, उसके दया, उसके कुशाग्रता, उसके व्यवहार कुशल होने में, और इतना ही नहीं उसके धन आगमन के स्रोत में भी कई बार परेशानी होते देखी जाती है। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके ये वस्तुतः तो ये नक्षत्र मंगल का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो विश्वकर्मा भगवान हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने जो कुंडली देखी थी वो भी विश्वकर्मा तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में ही वहाँ के चंद्रमा बैठे थे। मैंने उसमें भी बात बताई थी, यहाँ भी बता देता हूँ कि ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। अष्टगंध मिलता है, आप उसका जड़ अगर हो सके तो गले में धारण कर सकते हैं। विश्वकर्मा भगवान की पूजा विधिवत करिए, साधन और संसाधन की सुरक्षा करिए, जल की बर्बादी कम करिए
अशोक का वृक्ष अपने हाथों से अवश्य लगाइए। इसके अतिरिक्त आपामार्ग के जो आपामार्ग का फूल होता है वो देवी मैया को अर्पित करना चाहिए। विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति हो या तस्वीर हो, उनको पुष्पों से सजा करके धूप दीप नक्षत्र अक्षत आदि गंध पुष्प राग आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। पुष्प की माला अपने घर को खूब सजा करके रखना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात विश्वकर्मा ही होते हैं, वास्तु स्वरूप। अब मैं आपको आपकी कुंडली में और भी चीज़ें बता दूं। आपका जन्म बुधवार को हुआ है और बुध देव इस कुंडली के भाग्य भाव के और 12वें भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। शुक्र इस कुंडली के लग्नेश होकर के बुध के साथ 12वें और भाग्य भाव, मतलब भाग्य भाव के साथ साथ लग्न के स्वामी का एक साथ शत्रु की राशि में बैठना। वहाँ बुध भी शत्रु हो रहे हैं और शुक्र भी शत्रु हो रहे हैं। यहाँ भाग्य भाव के अधिपति का तीसरे भाव में जाना एक अच्छा संकेत ये होता है कि व्यक्ति परिवार का पोषक होता है, बड़े छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त करने वाला, धन को सही जगह पे लगाने वाला, अच्छी जगह पे अपना मेहनत करने वाला, पराक्रमी और सुंदर होता है। घुंघराले बालों वाला, सुंदर स्वरूप वाला, सबको अपनी चेहरे की सुंदरता से और बनावट से आकृष्ट करने वाला, बेहतरीन मति बुद्धि का मंत्र जापक होता है। भगवान देवी मैया की पूजा और भोलेनाथ की उपासना करने वाला होता है। इस कुंडली के लिए बुध देव ठीक हैं, कमज़ोर नहीं हैं, और शुक्र देव भी वहीं बैठे हैं, मंगल भी वहीं बैठे हैं। पर तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के मारक होकर के शनि को देख रहे हैं, और शनि इस कुंडली के योग कारक ग्रह होकर के गुरु के साथ परिवर्तन राजयोग बना करके परिवर्तन करके सरकारी नौकरी का लालच दे रहे हैं। मेहनत ज़्यादा करने के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी, घुमा फिरा करके विलंब से लगे रहने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद तब जाकर के सरकारी नौकरी मिलेगी। इसका दो कारण होगा, क्योंकि गुरु नीच के हैं और परिवर्तन कर रहे हैं, तो परिवर्तन करेंगे तो मेहनत करके देर से परिणाम देंगे। दूसरा, वो जो चतुर्थ भाव के स्वामी है वो 6वें भाव में बैठे हैं और उनके ठीक पीछे केतु बैठ करके चतुर्थ भाव के फल को कमजोर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गुरु के ठीक पीछे इनका मित्र और 2 शुभग्रह बैठे हैं, तो यहाँ व्यक्ति में तीव्रता है, पराक्रमी है, हठी है, जिद्दी है, जो इच्छा है उसकी उसके पूरे करने का उसके पास बल और पराक्रम है, और माता के सुख की इच्छा है। मातृभूमि की सेवा करूं, लोगों की सेवा करूं, क्रिएटिव रहूं, परिवारजनों का पोषक बनूं, छोटे बड़े भाई की सेवा करूं, उनको धन दे करके उनका सहयोग करूं। खुद भी स्वयं व्यक्ति मेहनती है, और मेहनती है क्या, उसको मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि लग्ने स्वयं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, और गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से जरा देखिए तो केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति यशस्वी, धार्मिक, पुरोधा और लेखक होता है। जन्म कुंडली के लग्न में जो चंद्रमा होते हैं ये व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बना देते हैं, और शुभ ग्रह की राशि में, विषम संख्या की राशि में लग्न में चंद्रमा का बैठना, ये तीनों ही जातक के पक्ष में होगा। क्यों? क्योंकि पुरुष जाति है, चंद्रमा लग्न में बैठ गए और विषम संख्या की राशि बन गई। शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना बड़ा उत्तम फल देता है, और चंद्रमा अपनी राशि से, जहां इनकी राशि बनी है 4 नंबर की, यहां से केंद्र में बैठे हैं। इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं, लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न में चंद्रमा, चंद्रमा से केंद्र में गुरु, है ना। तो ये जितनी चीजें बन रही हैं, ये सब जातक के प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के सूचक और साथ ही साथ मेहनत करवाने के भी पक्षधर बन रहे हैं। आपकी कुंडली में नौकरी है, पर रगड़ने पे, मेहनत करने पे, और आपकी कुंडली का जो सबसे अच्छा पक्ष नौकरी का आएगा वो 2024 के जून से आया है, जो लगातार 2029 के मार्च तक चलेगा। मतलब इस दौरान हमें नौकरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और किसी भी सूरत में नौकरी के लिए किए जाने वाले प्रयासों में कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। आपकी कुंडली का चंद्रमा चित्रा नक्षत्र का है, लग्न विशाखा का बना है। इस वजह से हमें जब तक हमारे काम बन नहीं जाते हैं तब तक हमें अपने बारे में या अपने कार्य के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। यहाँ मैं रोक करके आप लोगों को चंद्रमा के ही ऊपर और लग्न में, और जो चंद्रमा की स्थिति बनी है, लग्नेश जो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में गए हैं, इसका हमें थोड़ा सा विश्लेषण करना होगा कि जन्म कुंडली में
अगर आपकी कुंडली के लग्नेश तीसरे भाव में जा रहे हैं, साथ ही साथ मंगल और शुक्र भी वहीं पे बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो बुध के तीसरे भाव में जाने से व्यक्ति का कम्युनिकेशन बढ़ेगा। पर परेशानी ये होगी कि वो प्रत्येक काम में जो भी वो कार्य करेगा उसमें अपनी जो है वो ममत्व बुद्धि लगा देगा। ममत्व बुद्धि लगाने का मतलब ये होगा, क्योंकि लग्नेश के साथ बुध और मंगल दोनों जा रहे हैं, शुक्र के साथ मंगल है, तो शुक्र है वीर्य और मंगल है तेज और बुध है बुद्धि, है ना, विवेक। अब जब इस कुंडली के 12वें भाव के स्वामी और पंचम नवम भाव के स्वामी का संबंध जब इस कुंडली के मारक ग्रह मंगल के साथ होगा, तो वो बुद्धि को भी मारेंगे और आपके व्यक्तित्व को भी मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मारक ग्रह मारता है। अब वो जिस ग्रह के साथ बैठा है या तो उसको मारेगा या उसके कारक क्षेत्रों को मारेगा। तो इस कारण से हमें हमारे बुद्धि में जो ममता समता एक जो भाव पैदा होता है, हमारे द्वारा किसी भी कार्य को करने के बाद जब हम उससे किसी भी प्रकार के प्राप्त करने की इच्छा जागृत करते हैं, है ना। जैसे भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में या 39वें 40वें 41वें 39 या 40 ऐसे ही है, 40वें श्लोक में भी 39वें श्लोक में भी भगवान ने यही बात कही कि हम जब किसी कार्य को करते हैं और उसके साथ ममत्व बुद्धि लगा देते हैं, उसके साथ हम अपनी ममता जोड़ देते हैं, तो उसमें अगर हमारे द्वारा कोई गलती होती है तो उसका प्रतिफल हमें नुकसान करता है। अगर आपने कोई काम करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए आपने संकल्प लिया और अगर संकल्प लेने के बाद अगर उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसका प्रतिफल आपको नुकसान करेगा। लेकिन अगर आप उस कर्म में योग जोड़ देते हैं, दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग पे बात की है, जिसमें कर्म को योग से जोड़ दिया कि मुझे इससे कुछ भी चाहिए नहीं, मैं इससे कुछ भी चाहता नहीं हूं, मैं बस सिर्फ आपके लिए ये काम कर रहा हूं, आप मुझे निमित्त बना रहे हैं और मैं ये काम कर रहा हूं। युद्ध अर्जुन कर रहे हैं निमित्त बन के, करवा भगवान स्वयं रहे हैं, उपदेश भगवान स्वयं अर्जुन को केंद्र में रख के समस्त प्राणी को दे रहे हैं। तो क्या कहने का अर्थ है कि यहां जब लग्न का अधिपति शुक्र स्वयं ऊर्जा के कारक मंगल के साथ और बुद्धि के कारक बुध के साथ जब उनकी तृतीय भाव में युति होगी, तो यहां व्यक्ति का जो पराक्रम है, यहां व्यक्ति की जो बुद्धि है, यहां जो व्यक्ति के अंदर साहस है, जो अनुभव है, व्यक्तित्व है, वो क्षरण में जाएगा। और उस काम के साथ वो व्यक्ति अपनी ममत्व बुद्धि जागृत करके किसी भी तरीके से उसके फल को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट करता रहेगा। और जैसे ही वो ये काम करने लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो आईएएस बन जाऊंगा, मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे भवन का सुख मिल जाएगा, मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी, वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी उस कार्य के साथ उसकी ममता जुड़ती जाती है, उसका योग भंग हो जाता है और कर्म योग के सिद्धांत से वो पथ से हट जाता है। इस कारण से उसके पराक्रम के बाद प्राप्त परिणाम में विलंब होता है। शास्त्र भी यही कहेगा कि जन्म कुंडली के लग्नेश जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, छठवें भाव में और 12वें के साथ 8वें भाव में दुह स्थान में बैठ जाते हैं, तो यहां ये व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करते हैं। आपकी कुंडली और कुंडली के बैठे ग्रह का संबंध जब वेद, शास्त्र, पुराण, गीता आदि भागवत से हो रहा है तो समझना होगा कि बिल्कुल सटीक कुंडली बैठ रही है। आपका लक्ष्य अगर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, जो कुछ भी आपका लक्ष्य है, उसमें आप उस लक्ष्य के साथ समता, ममता या भाव कैसा रख रहे हैं। क्योंकि लग्नेश जब तीसरे भाव में जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व को वो कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे, या ये कह सकते हैं कि हमें उस पर काम करने की पूरी आवश्यकता है। हम मेहनत कर रहे हैं पर उसमें हमें ये भाव नहीं रखना है कि मुझे ये मिलेगा। हम पराक्रम सही दिशा में करें, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा धी ये होना चाहिए, हमारा ध्येय ये होना चाहिए। समझ रहे होंगे। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली के केंद्र में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं।
इस वजह से हमें सरकारी नौकरी की तैयारी, अच्छे पद की नौकरी की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि दशम स्थान सिंहासन का होता है। और गौर करिए तो इस भाव पे गुरु की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है। इस भाव का शुभ ग्रह चंद्रमा मालिक बनता है और इस कुंडली से केंद्र में बैठा है, इस भाव से केंद्र में बैठा है। नवांश कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में पारिवारिक कलह के कारण बनेंगे, क्योंकि वहां मिथुन लग्न की कुंडली बनी है और इस कुंडली के लिए मंगल देव यहां भी मारक होते हैं और यहां भी बहुत अच्छे नहीं होते। मतलब इस कुंडली में मंगल की जो दशा रहेगी, जो आ रही है 2029 के मार्च से लेकर के 2030 के मार्च तक, ये एक वर्ष की दशा हमें दाम्पत्य में, परिवार में, संतान में, घर के सुख में, मानसिक शांति में, पर्यावरण में, इतना ही नहीं आपके निद्रा में और ब्लड सर्कुलेशन या हार्मोनल इशू, यहां मंगल के साथ शुक्र बैठ करके आपके नेत्र की ज्योति को भी परेशान करेंगे। इतना ही नहीं, आपके वीर्य के रक्षण की प्रभाव को कमजोर करेंगे। व्यक्ति वीर्यहंता हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, अपनी सुंदरता का गलत फायदा किसी महिला मित्र के लिए नहीं करना है। ये सारी बातें इस कुंडली में मैं बता रहा हूं और कुछ भी अलग से नहीं बता रहा। तो कहने का अर्थ है कि हमारे बुद्धि को, हमारे ध्यान को, हमारे कर्म को योग का स्वरूप दे देना है। इसके अतिरिक्त राहु की दृष्टि जन्म कुंडली में मंगल, शुक्र और बुध के साथ साथ पंचम भाव पे है और पंचमेश जन्म कुंडली में अष्टम भाव की तरफ तो नहीं पर छठवें भाव में बैठ करके नीचाभिलाषी हो रहे हैं। मीन राशि में नीचाभिलाषी होना, पंचमेश और चतुर्थेश का एक साथ छठवें भाव में जाना, एक तरीके से आपको नौकरी में आपकी जागृति पैदा करते हैं। आपका मन नौकरी की तरफ जाता है, पर दूसरी तरफ वो आपके एजुकेशन को बाधित भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके संतान के सुखों को, जीवन में उतार चढ़ाव भयंकर दे देते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि जन्म कुंडली के छठवें भाव पे मंगल की दृष्टि चौथी है, शनि वहां बैठे हैं और जन्म कुंडली में छठवें भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का जब प्रभाव पड़ जाए तो ये परेशान करने का प्रधान कारण बन जाता है। इसका दूसरा एक निगेटिव परिणाम ये रहेगा कि उस व्यक्ति का दांपत्य भी परेशान होगा। इतना ही नहीं, उसकी दिनचर्या बाधित होगी, वो अपने से बड़े लोगों का आदर कई बार नहीं करता और जब जब उसको कोई भी चीज चाहिए होती है उसके लिए उसको कठिन और कठोर मेहनत करनी पड़ती है। दांपत्य में पत्नी कई बार सुंदर न मिले, व्यक्ति स्वयं भी सुंदर होने के साथ साथ सांवले स्वरूप का हो जाता है। दशाओं के आधार पे ऐसे ये कोई जरूरी नहीं है, पर इतनी बात है कि चेहरे का पानी और रंग अच्छा होता है, रंगत अच्छी होती है। दूसरे नंबर पे अगर जन्म कुंडली के पंचमेश छठवें भाव में बैठ रहे हैं और उस पे शनि मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति क्रिएटिव गुणों वाला है। इतना ही नहीं, उसको कलाओं की समझ बड़ी अद्भुत है। वो व्यक्ति जानता है कि किस वस्तु को कहां, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है। जल की बर्बादी बिल्कुल भी आपकी कुंडली के लिए जहर के समान है। मांसाहार का भक्षण इस कुंडली को लगातार पतन की तरफ लेके जाएगा। वृक्षारोपण करना, गाय की सेवा, गीता जी के 11वें अध्याय का प्रत्येक दिन पाठ और ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का जप इस कुंडली को अतिरिक्त बलवान बनाएंगे। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में अगर आप चाहें तो लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांशा कुंडली के आधार पे आपकी कुंडली में जो सबसे श्रेष्ठ रत्न बनेगा वो इस कुंडली के हिसाब से या तो सफेद पुखराज पहन सकते हैं या तो फिर आप बुद्ध का रत्न पन्ना पहन सकते हैं, क्योंकि नवम भाव के स्वामी होने के कारण अगर बुद्ध नवम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को कम से कम भाग्य का लाभ मिल जाता है। थोड़ा बहुत संघर्ष तो रहता है क्योंकि नवमेश का संबंध मारक भाव मंगल के कारण भी हो रहा है, तो यहाँ पे पत्नी के साथ मतभेद नहीं होता, पर सामान्यतः थोड़े बहुत, मतलब उसको एक सामान्यतः थोड़े बहुत संकोच से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे शनि मंगल का संबंध आपके दाम्पत्य के सुखों को कमजोर कर रहा है और आपकी दिनचर्या को परेशान करने वाला बन रहा है। नवांश कुंडली पे आते हैं तो नवांश कुंडली के लग्नेश का जन्म कुंडली के 11वें भाव में मंगल और राहु और सूर्य के संपर्क में आने के कारण दाम्पत्य को विलंब से और कई बार उसमें मतभेद दे रहे हैं। नवांश कुंडली के चतुर्थ स्थान में कन्या राशि के मंगल देव का बैठना आपके घर में कलह का वातावरण भी पैदा करेगा। लेकिन एक बड़ी गहरी बात यह है कि नवांश कुंडली के दशम स्थान के अधिपति देव गुरु बृहस्पति उच्चके होकर के बैठे हैं। इससे आपके पास सदैव काम रहेगा। पत्नी के साथ आपके संबंध, उनकी वाणी अच्छी, उनका एजुकेशन अच्छा, उनकी दार्शनिकता बहुत अच्छी रहती है, आयु बहुत अच्छी रहती है, ससुराल वालों से संबंध भी ठीक रहता है। लॉयर, जज, वकील या आईटी या कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाले
जातिकाओं से विवाह संभव है। दाम्पत्य में परेशानी होगी, संतान से प्रेम कम मिलेगा, संतति का सुख देर से मिलता है, विवाह भी कई बार देर से होते देखा जाता है। दशमांशा कुंडली में गुरु केंद्र में और सूर्य नीच राशि में शुक्र के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र और सूर्य का परिवर्तन व्यक्ति के सुखों का दाता बन रहे हैं, इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं दिखता है। लेकिन एक बात और भी है कि आपकी कुंडली के दशमांशा में मंगल 12वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 5वें भाव में बैठे हैं, तो देर से ही सही पर व्यक्ति अपने लक्ष्य को समझ जाता है। अभी भी समय होगा। अगर आप अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे तो लक्ष्य बदलने से चूकिएगा मत। आपकी कुंडली में वैसे पढ़ने पढ़ाने का योग भी बहुत अच्छा है। आप स्टेट पीसीएस से ज़्यादा सेंट्रल के बारे में तैयारी करिए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छी रहेगी। दक्षिण दिशा के मकान में प्रवेश किया जा सकता है या घर बनाया जा सकता है। मैत्री कुंभ राशि, मिथुन राशि और सिंह वालों से कर सकते हैं। शत्रुता कभी ना करें मेष, सिंह और धनु वालों से। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु केंद्र में हैं, ये यशस्वी योग बना रहे हैं और चंद्रमा के कमजोर होने का मुझे सबसे ज्यादा हेडक है। गुरु में राहु आएंगे 2030 के मार्च से लेकर के 2032 के जुलाई तक, और हमें उस दौरान अपने आप को बहुत ज्यादा सावधान रखना होगा। स्वास्थ्य से, दाम्पत्य से, नौकरी से, व्यवहार से और व्यापार से। इस कुंडली में व्यापार भी किया जा सकता है, दूध दही का, खाने पीने का, कपड़े का और साथ ही साथ फैशन का और शीशे का। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आप बिल्डिंग मटेरियल आदि का काम कर सकते हैं। इस कुंडली में जितनी भी परेशानी आएगी उसका प्रधान कारण सिर्फ एक है, मंगल और शनि का एक दूसरे को देख लेना, सिर्फ यही, और बाकी और कोई बात नहीं। इस वजह से मैं बात बोल रहा हूं कि इस कुंडली में शनि में मंगल का अंतर, मंगल में शनि का प्रत्यंतर, गुरु में शनि और मंगल का अंतर प्रत्यंतर, शनि में मंगल और मंगल का ही अंतर प्रत्यंतर, राहु का अंतर प्रत्यंतर, ये जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले बना देंगे। इस वजह से कोशिश ये करना है कि हमें 2029 से पहले अपने आप को बिल्कुल ही सेट कर लेना है, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार। विवाह वगैरह के लिए ये कुंडली तुला राशि तुला लग्न, धनु राशि धनु लग्न और मकर राशि मकर लग्न की जातिकाओं से विवाह कर सकता है। इसके साथ साथ उत्तर दिशा की तरफ से विवाह का योग बहुत अच्छा बनेगा। अष्टम भाव के अधिपति भी होते हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि में और तात्कालिक मैत्री में हैं। इस वजह से इस कुंडली का रिसर्च, इस कुंडली का कंसंट्रेशन और इस कुंडली में मेहनत करने का बल तीनों है। मतलब आप पराक्रमी हैं और ये कुंडली आपसे मेहनत करवाएगी भी। क्लियर है? नक्षत्रों के आधार पे चित्रा, अनुराधा, श्रवण, मृगशीरा और हस्त, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, ये कोई भी काम करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल आपको कन्या राशि के नहीं, तुला राशि तुला लग्न से देखना चाहिए। इसके साथ साथ इस कुंडली में जब गुरु में राहु का अंतर आएगा 2030 के मई से मार्च से, उस समय आपको एक लाजवर्त पहनना होगा जो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में रहेगा, और वर्तमान में एक सफेद पुखराज आप दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को पहन सकते हैं। जो मैंने मंत्र बताया है, इसके अतिरिक्त आप गणेश जी के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और मंदिर का धोना, नियमित दिनचर्या का पालन इस कुंडली को बलवान बनाएगी। विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पे, जिसका जिक्र मैं बता दूं, नवांशा, दशमांशा, साष्टयांशा, सप्तविमांशा, संतान के लिए सप्तमांशा, चतुर्विशांशा, दृष्काण आदि वर्ग चार्ट के आधार पे आपकी कुंडली में शुक्र की दशा, गुरु की दशा, मंगल, राहु और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। कमजोर जाएगी शनि, कमजोर जाएंगे मंगल में राहु, कमजोर जाएंगे आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा और केतु, और काफी हद तक कमजोर जाने वाले दशाओं में शनि बुध की दशा भी कमजोर जाएगी। बाकी गुरु और चंद्रमा की दशा कुछ हद तक मानसिक शांति देने वाली, जबकि काफी हद तक अंतर प्रत्यंतर में सूर्य और मंगल की दशा भी ठीक ठाक रहेगी। मतलब मंगल जो है वो बुध और चंद्रमा ये थोड़े संतुलित परिणाम देने वाले हैं। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। सरकारी भूमि वाहन का सुख आपकी कुंडली में 100% है। अपने नाम पे अगर हो सके तो भवन भूमि ना खरीद करके अपनी माता या पत्नी के नाम पे, तो नहीं, माता के ही नाम पे कहूंगा,
कुंडली मिलाए बिना विवाह मत करिएगा, क्योंकि मंगल, शुक्र और बुध की युति और जन्म कुंडली में मंगल और शनि का एक दूसरे को देखना ये बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। अपने कामोत्तेजक भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए बेहतरीन ग्रंथों का अध्ययन करें, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रामचरितमानस होगा। इसके साथ साथ इस कुंडली में अगर मैं बात करूं तो राहु, केतु और मंगल की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, जिसमें हार्मोन, नेत्र की समस्या, पाचन तंत्र परेशान होगा। इसके साथ साथ गुरु और शनि के अंतर प्रत्यंतर या महादशा अंतरदशा में भी पेट से संबंधित परेशानी होगी। सूर्य से संबंधित दशाओं में आपको हड्डियों का रोग परेशान करेगा, अर्थराइटिस और हड्डियों का रोग सामान्यतया, और पाचन तंत्र थोड़ा बहुत। विद्या अध्ययन के लिए आपको टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग है, उसको और भी बल देने की आवश्यकता है। उपासना वगैरह के लिए ये कुंडली थोड़ी कमजोर है, कंसंट्रेशन पूजा पाठ में थोड़ा कम सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं है। आपको मैंने जितना बताया है अगर आप उतना भी कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।